हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। उसमें 12th क्लास में एक नया टॉपिक वो इंक्लूड हुआ है जिसमें कि जो नाम है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या चीज़ है, इसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ नोट्स जो हैं वो बना कर दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। ब्रेग्जिट, ब्रे यानी ब्रिटेन, एग्जिट यानी बाहर निकलना। आप यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ चुके हैं, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो यूरोपीय संघ है उससे ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो आपका ये दिया गया भी है, डेफिनेशन भी दी गई है। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय किया और यूरोपीय संघ से इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। अब देखिएगा कि ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन जो है इससे बाहर क्यों निकला, क्यों निकलना चाहता था, ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की उसने सोची या फिर यूरोपीय संघ से उसको बाहर निकलना पड़ा। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रहा है। देखिएगा, अप्रैल 1951 में यूरोप के 6 देशों ने, सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे कि 1951 में यूरोप के 6 देशों ने, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने एक पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन किया। यानी यूरोप के इन देशों के बीच में जो भी कोयला और इस्पात के बारे में जो भी ट्रेड होगा उसके बारे में एक समझौता हुआ था और इस तरह से यूरोप के ये देश जो है ये इसमें शामिल हुए थे। सेकंड देखिएगा, जनवरी 1973 में अब ये आता है कि ब्रिटेन ने इसकी मेंबरशिप कब ली। तो जनवरी 1973 में 2 बार ये फेल हो चुका था, 2 बार इसकी मेंबरशिप के लिए इसने बहुत कोशिश की थी लेकिन इसको मेंबरशिप नहीं मिली थी और एट लास्ट फाइनली जो है जनवरी 1973 में इसने जो है इसकी सदस्यता मिल गई, इसकी मेंबरशिप मिल गई। अब आ जाता है कि 1957 में, देखिएगा 1973 में तो इसने मेंबरशिप ली है लेकिन 1957 में जो भी ये संस्थापक देश थे, जो भी ये चारों संस्थापक देश थे, ये चारों जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जो भी ये संस्थापक देश थे, इन देशों ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका गठन किया और फरवरी में 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए एक maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये maastricht संधि क्या है, ये आपको यूरोपियन यूनियन में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1992 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद में 1992 में एक यूरोपीय संघ के गठन के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। यानी यूरोप के वेलफेयर के लिए, यूरोप की ट्रेड के लिए, यूरोप की कंट्रीज़ जो है आपस में एक साथ अपने वेलफेयर के लिए, अपने कल्याण के लिए साथ में आई थी, जिसमें कि फॉरेन ट्रेड वगैरह थे। अब देखिएगा कि इसमें ही आपका 5th नंबर पर आ जाता है कि इसमें क्या था, जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार, यानी इन सब का, ये जितनी भी मेंबर कंट्री थी और जो भी मेंबर कंट्रीज इसमें बन गई थी यूरोपीय संघ के गठन के बाद में, इन सब का एक ही बाजार होगा और उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से जो है किसी भी तरह का टैक्स जो है, जो टैरिफ है, वो नहीं दिया जाएगा और इस तरीके से एकीकृत बाजार यानी एक ही बाजार होगा ये। और 2002 में नई मुद्रा यूरो को अपनाया गया। आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ में यूरोप का अपना संविधान है, उनकी अपनी मुद्रा है, उनका अपना राष्ट्रगान है। तो इस तरह से एक नई मुद्रा यूरो को अपनाया गया। अब यूरो को लागू करने के संबंध में ब्रिटेन के लोगों में नाराज़गी थी। क्यों नाराज़गी थी ब्रिटेन के लोगों में यूरो को लागू करने के लिए? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डिप्रेशन जो है, यानी आर्थिक संकट आने की संभावना है और जो हमारे यूरोप की जो मुद्रा थी वो कहीं ना कहीं यूरो के मुकाबले जो है उसका अवमूल्यन होगा। अब जो है यही सब के चलते यूरोप के कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। अब इसका विरोध करने के बाद में देखिएगा यहाँ पर
93 में तो ये बना है, लेकिन धीरे धीरे करके यूरोप के लोगों में जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह करने लगे। और इस तरह से ये सब होते होते जनमत संग्रह होते रहे, सरकार रिटायर होती रही, सरकार सस्पेंड होती रही, और एट लास्ट जो है 2016 का जनमत संग्रह, 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ, जब बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गए और लोगों का गुस्सा जो है, ब्रिटेन के लोगों का गुस्सा वो भड़कने लगा। उस वक्त 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ, और उस जनमत संग्रह में ब्रिटेन के 51.89 यानी 51.89% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मत दिया, और शेष 49.1 जो थे वो इसके विपक्ष में मत दिया। लंदन को छोड़कर इंग्लैंड, वेल्स, इनके सभी क्षेत्रों में ब्रेक्सिट के पक्ष में दिया। अब देखिएगा विपक्ष में किसने दिया? स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड। इसके विपक्ष में दिया स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड। और इसी तरीके से देखिएगा कि ये जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह में ही 19 जून 2017 को जनमत संग्रह में जब इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया के लिए 51% लोगों का पक्ष था, तो इसीलिए यहाँ अब इससे बहिर्गमन यानी बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है उससे संबंधित बातचीत होने लगी। ये तो नहीं है बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ चाहिए था, क्योंकि जो भी विदेशी व्यापार था वो सारा यूरोपीय संघ के माध्यम से हुआ करता था। यूरो की मुद्रा थी, आपस में जितनी भी मेंबर कंट्री है उसमें आपस में राजस्व जो है यानी कि टैरिफ प्लान था, उसके अकॉर्डिंग चला करता था। आपस में इनमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। और इसी तरीके से जो है अब यहाँ का एक प्रोसेस शुरू हो गया ये बात करने का, 2016 के जनमत संग्रह के बाद में बात करने का प्रोसेस शुरू हो गया। और ब्रिटेन के भीतर बातचीत की प्रक्रिया राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। चुनौतीपूर्ण क्यों थी? चुनौतीपूर्ण इस तरीके से थी कि जो अप्रवासी लोग रह रहे थे, जो प्रवासन था, जो एक दूसरे देशों में जो व्यापार बढ़ा था और टैरिफ प्लान यानी कस्टम ड्यूटी फ्री थी, और एक दूसरे देशों में बिना वीज़ा के आवागमन था, तो इन सब के चलते हुए जो है ये बातचीत जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से विभाजनकारी ऐसा रहा कि मध्यावधि चुनाव हुए ब्रिटेन में, लोगों का गुस्सा भड़का, और इस तरीके से 2017 और 2019 में भी स्नैप इलेक्शन हुए। स्नैप इलेक्शन एक तरह से स्नैप इलेक्शन यानी कि अचानक या फिर मध्यावधि, इस तरह से ये 2 इलेक्शन हुए 2017 में और 2019 में। अब देखिएगा कि डील ब्रेक्जिट, अब इसके बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डील ब्रेक्जिट क्या थी? यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। ये डेट याद रखना, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। और फिर लेकिन 11 महीने तक एकदम से तो छोड़ा नहीं जाता है। जो व्यापार चल रहा है ये सब है, आपस में ट्रेड है, लोगों का आवागमन है, लोग इधर से उधर रह रहे हैं, कस्टम ड्यूटी है, या फिर इसके अलावा वीज़ा की जो प्रणाली है, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए क्या दिया गया? 11 महीने का यूरोपीय संघ के कई संस्थान एकल बाजार या सीमा शुल्क क्या है ये अभी आपको बताएंगे। सीमा शुल्क संघ से सहित में भाग लेना जारी रखा है, यानी कि 11 महीने तक इनका आपस में ये सब चलता रहा। इनको एक टाइम पीरियड दिया गया ताकि सभी विवरणों तक व्यापार सुनिश्चित रहे। और इस तरीके से ये जो है व्यापार जो चल रहा था वो 11 महीने तक इसी तरीके से चलता रहे। अब देखिएगा व्यापार समझौता वार्ता संक्रमण अवधि के निर्धारित अंत के दिनों के भीतर जारी रही। संक्रमण अवधि क्या है? संक्रमण अवधि वो अवधि है जिसमें कि आपने इससे बाहर निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली सभी तरह से इंतजाम करने के लिए 2 साल का एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस संक्रमण अवधि में क्या होता है कि जो लोग जैसे भी जहाँ भी रह रहे हैं उन लोगों को वीज़ा भी लेना होता है। अभी तक तो ये था कि बिना वीज़ा के और बिना टैरिफ प्लान के
बिना रिवेन्यू के जो है आपस में व्यापार हुआ करता था, लोग एक दूसरे मेंबर कंट्रीज़ में एक दूसरे देशों में रह रहे थे। तो ये जो 2 साल की अवधि है, 2 साल का टाइम पीरियड देना होता है। 2 साल की अवधि जो है इसके भीतर जो है क्या रहा, एक तरह से संक्रमण अवधि रही। इसको संक्रमण अवधि के नाम से जानते हैं। अब 30 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम व्यापार और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी 31 जनवरी को इसने निकलने का फैसला किया। 31 जनवरी से पहले ही 30 जनवरी को जब व्यापार समझौता हो गया कि हमें किस किस तरीके से हमें इनसे निकलना है, कैसे कैसे हम आपस में, जब इन लोगों के बीच समझौता हो गया, उसके बाद में देखिएगा इस समझौते में कहा गया कि ब्रेक्सिट के प्रभाव से आंशिक रूप से सहयोग समझौते द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी आपस में एक दूसरे के साथ में समझौते किए जाएंगे और उससे जितना भी व्यापार होगा वो संतुलित किया जाएगा। और 1 जनवरी 2021 को अस्थायी रूप से ये समझौता लागू हो गया, क्योंकि 2020 तक 31 जनवरी 2020 तक ये इसका मेंबर था और 1 जनवरी 2021 से ही जब ये समझौता शुरू हो गया तो 2021 से ही ये समझौता लागू हो गया। कौन सा समझौता लागू हुआ था? व्यापार और सहयोग समझौता, ये समझौता लागू हुआ था। इसके बाद में इस समझौते में कहा गया कि ब्रेक्सिट के प्रभाव आंशिक रूप से, तो ये सब अस्थायी रूप से चालू रहेंगे। अभी जब तक टाइम पीरियड नहीं निकलेगा तब तक चालू रहेंगे और सिस्टमेटिकली फिर उसके बाद में जब ये मेंबर नहीं रहेगा तो वही टैरिफ प्लान, रिवेन्यू जो है उनको दिया जाएगा, देना पड़ेगा। अब मैंने कहा था आपसे कि सीमा शुल्क संघ क्या है? सीमा शुल्क संघ एक समझौता है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देश एक दूसरे से आयातित सामानों पर, आप जानते हैं कि कोई भी सामान आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है तो रेवेन्यू दिया जाता है। तो इसमें जो है वो टैरिफ प्लान काम नहीं करता। इसमें आयातित सामानों पर कर नहीं लगाने के लिए सहमत होते हैं। यानी जो राजस्व कर लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाया जाता है, वो सहमत होते हैं कि हम कर नहीं लगाएंगे। आपके यहाँ से कोई सामान आएगा तो हम नहीं लगाएंगे और हमारे यहाँ से कोई जाएगा तो आप नहीं लगाएंगे, और एक सामान्य टैरिफ लागू करते हैं। सहमत नहीं होने वाले देशों से अगर ये आपस में मेंबर कंट्री आपस में एग्री हैं, यानी सहमत हैं, तो उसमें कोई भी कर नहीं लगाया जाता। और अगर ये एग्री नहीं है तो एक जनरल टैक्स जो है वो लगा दिया जाता था। तो अब देखिएगा कि इसी तरीके से जो है अब ब्रिटेन को, अब हमें ये देखना है, ये तो हमें पता लग गया कि ब्रिटेन में के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ब्रेक्सिट कहा जाता है। लेकिन यूरोपीय संघ को क्यों छोड़ा? ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को क्यों छोड़ा? इसके कई कारण थे। देखिए, यूरोपीय संघ के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद में ब्रिटेन के लोगों ने ये सोचा था कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था होगी, अप्रवास पर नियंत्रण होगा, यानी जो बाहर से लोग आए हैं उन पर नियंत्रण होगा, कुशल सार्वजनिक सेवाएं होंगी, जो पब्लिक सर्विसेज है, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनमें एक तरह से विशेषता आएगी और कुशलता आएगी। लेकिन वो सब नहीं हुआ और वो वही इस ढर्रे से चलता रहा जैसा कि चल रहा था। और भी ज़्यादा उसमें जो है व्यवस्था जो है व्यवस्थित नहीं कर पाए ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के शासक। लेकिन कुछ कारण से अब उन्होंने ये महसूस किया कि हम तो जो पहले बढ़ रहे थे वही ठीक थे, अब तो हमारा बहुत कुछ पीछे छूट गया है। उन्हें लगा कि हमारा तो बहुत कुछ पीछे छूट गया, तो पीछे छूट गया वाला फीलिंग जो है उन्होंने ये जो फीलिंग है ये महसूस किया। अब 2008 में ब्रिटेन में मंदी आई थी, यूरोप में मंदी आई थी। उस मंदी से निपटने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार है वो एक तरह से विफल हो गई थी, सक्सेस नहीं हुई थी। और जनमत संग्रह में भी इसके बाद में जो जनमत संग्रह हुआ, देखिए ब्रिटेन में आर्थिक मंदी 2008 में आई और 2016 में जनमत संग्रह हुआ। 2016 में जनमत संग्रह हुआ। इसमें लोगों ने अपना असंतोष जो था वो बता दिया था। और इसके अलावा जो है तीसरा कारण था हमारा मध्य पूर्व में सत्ता का पतन। मध्य पूर्व में जितने भी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आपने अरब स्प्रिंग पढ़ा है,
तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 2010 से जो विद्रोह शुरू हुए थे, विरोध प्रदर्शन, दंगे, तख्ता पलट, गृह युद्ध, ये सब जो हुआ था, इन्हें अरब स्प्रिंग कहा जाता है। तो इसने यूरोप में वहाँ के अरब कंट्रीज़ के और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लोग जो है वो माइग्रेट होकर यूरोप में आने लगे थे, ब्रिटेन में आने लगे थे। इससे अप्रवासन में बढ़ावा मिला था, यानी लोग जो है बाहर के लोग ब्रिटेन में आकर बसने लगे थे इन्हीं दंगों के चलते हुए, विरोध के चलते हुए। तो मध्य पूर्व में जो सत्ता का पतन हुआ था, मध्य पूर्व में जो दंगे थे या कहीं गृह युद्ध थे, मध्य पूर्व आप पढ़ चुके हैं, मध्य पूर्व कौन सा है, और इसमें अरब स्प्रिंग से रिलेटेड है ये। अब देखिएगा नंबर 4, यूरोपियन आयोग और सरकार की विफलता। अब यूरोपियन आयोग जो बिठाया गया था उसमें और सरकार जो थे वो आपस में तालमेल नहीं कर पाए और गलत तरीके से मुद्दों को उन्होंने संभाला, जो कि तकनीक उनके देश में आनी चाहिए थी दूसरे देशों से, और जिस तरह से व्यापार होना चाहिए था उस तरह से इन लोगों ने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। और ये सरकार की भी थोड़ी सी विफलता रही, सरकार के को भी जो है एक तरह से गलत तरीके से सरकार ने उसको संभाला, तो यहाँ भी लोगों का असंतोष हुआ। इसके बाद यूरो का विरोध। अब यूरो से लेकर नाराज़गी थी, ये हमने आपको पहले भी कहा, और यही वजह थी कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, मार्gaरेट थैचर, उसने ब्रिटेन को यूरोप बाजार से पृथक रखा, यूरोप के जो एकीकृत बाजार था उससे अलग रखा। सिर्फ आपका जो है वैसे ही जो व्यापार है, विदेशी व्यापार, उसी तरीके से रखा, सामान्य टैरिफ प्लान से। इसके बाद देखिएगा, अब यूरोपीय संघ का अनुच्छेद 50 क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि यूरोपीय संघ क्यों छोड़ा। अब अनुच्छेद 50 क्या है, देखिए यूरोपीय संघ का जो अनुच्छेद 50 की संधि है वो ये निर्धारित करती है, ये डिसाइड करती है कि जो भी मेंबर, अगर यूरोपीय संघ में कोई मेंबर है तो उसे छोड़ने के लिए 2 साल के समय में सारी व्यवस्थाएं कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से छोड़ेंगे, तो ये सारा डिसीजन उसे 2 साल के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। तो यानी जो यूरोपीय संघ का अनुच्छेद 50 है उसमें यूरोपीय संघ को छोड़ने से संबंधित पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, आ जाते हैं हम कि ब्रेक्सिट के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे। ब्रेक्सिट जो हुआ उसके बाद में नकारात्मक प्रभाव क्या रहे, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद में इसके प्रभाव क्या रहे, क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ा। तो देखिए कि यूके की अर्थव्यवस्था को सब में फर्स्ट है, यूके की अर्थव्यवस्था को नुकसान की संभावना हुई। क्यों हुई? क्योंकि टैरिफ प्लान लागू कर दिया गया था, और इसके अलावा जो भी व्यापार प्रणाली थी वो व्यापार समझौते के अंतर्गत वो बदल गई थी पूरी तरीके से। अभी तक तो मेंबर कंट्री आपस में जो है एक दूसरे देश के साथ में व्यापार बिना किसी कर के किया करते थे, लेकिन अब जो है अब परिस्थितियां दूसरी हो गई थी, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका था, तो इसलिए अर्थव्यवस्था को नुकसान की संभावना थी। दीर्घकालीन अवधि में प्रति व्यक्ति आय में तो कमी आएगी दीर्घकालीन अवधि में, धीरे धीरे तो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे दीर्घकाल यानी एक लंबा समय हो जाता है तो तब हमें पता लगता है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, हमारे रोज़गार कितने हुए, रोज़गार कितने सृजन हुए, या फिर हमारी जो इनकम है वो किस तरीके से बढ़ रही है, और हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। तो देखिए यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद में कुछ न कुछ सोर्सेज में तो कमी आई। आप देखिएगा कि अप्रवासन भी कमी, जो बाहर से लोग आए थे, जो अप्रवासी लोग आए थे वो कम हो गए, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, लेकिन और इसी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, और प्रति व्यक्ति आय यानी कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा था उसमें भी कमी आई। अब देखिएगा, निवासियों की अपेक्षा प्रवासियों का अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान। क्यों अधिक योगदान रहा? क्योंकि यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद में जो भी बाहर के देशों के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा यहाँ लगा दिया था। जब यहाँ लगा दिया था तो यहाँ पर प्रवासियों का अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान हो गया था, और अर्थव्यवस्था में जो अप्रवासी लोग थे वो बाहर जा चुके थे या फिर वो वीज़ा पर रह रहे थे,
तो ये सारी चीज़ें जो यानी कि वीज़ा भी लागू कर दिया गया था, उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड दिया गया था 2 साल की अवधि, कि जो जहाँ पर है वो वीज़ा लेकर रह तो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो बिना वीज़ा के रह नहीं सकते, लेकिन उन्हें उस देश में इन्वेस्ट करने की जो है पूरी-पूरी आज़ादी है। इसके अलावा वो उस देश में रहने के लिए वीज़ा ले सकते हैं, उनके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया था। अब देखिएगा सीमा संबंधी व्यवधान। सीमा संबंधी व्यवधान कैसे आए? ब्रेक्सिट के कारण उत्तरी आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के एक भाग और यूरोपीय संघ के देश आयरलैंड गणराज्य के बीच एक भौतिक सीमा बनाई जा सकती है। यानी कि एक तरह से जो अभी टैरिफ प्लान चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो उनकी सीमा का कोई निश्चित नहीं था, और एक अभी मैप में भी दिखाएंगे आपको कि आयरलैंड क्या है, उत्तरी आयरलैंड, और किस तरीके से इनसे इनकी बीच एक सीमा निर्धारित की गई। तो ये भी हुआ कि कहीं न कहीं जो है, जिस तरह से ब्रिटेन के कुछ भागों में आयरलैंड जो एरिया था, वहाँ पर ये ब्रेक्सिट के खिलाफ था। तो ये था कि ये जो है एक सीमा बनाई जाएगी, यानी कि अब बाउंड्री लाइन खिंच जाया करेगी, क्योंकि वो लोग उसमें शामिल हैं और जबकि ब्रिटेन का ये हिस्सा उसमें शामिल नहीं है। अब 1998 के शांति समझौते पर उत्तरी आयरलैंड द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तरी आयरलैंड की सीमा क्यों? क्योंकि 1998 में एक शांति समझौता हुआ था इनके बीच में, और उस पर जो है कहीं न कहीं साइन किया गया था कि हम और आप जो है एक दूसरे के साथ में कोई ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं होगी, या हमारा आपका जो है एक साथ व्यापार होगा, कोई टैरिफ प्लान नहीं होगा। अब देखिएगा इसी की ये टाइमलाइन्स है। सबसे पहले आपको ब्रेक्सिट का अर्थ लिखना है, पृष्ठभूमि लिखनी है। 2016 के जनमत से किस तरीके से निकासी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, डील ब्रेक्सिट क्या था, कि ब्रेक्सिट से कैसे बाहर निकलना है, यूरोपीय संघ छोड़ने के क्या कारण थे, अनुच्छेद 50 क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। अब हम चलेंगे इसके मैप पर। अब हम जब इसके मैप पर चलेंगे तो देखिएगा ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रेड में जो भी हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, इस हिस्से में ये और ये जो आपको ये दिख रहा है ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आयरलैंड है। ये ब्रेक्सिट में शामिल नहीं है, जबकि उत्तरी आयरलैंड और ये सारे जो है कहीं न कहीं जो है ये यूके नज़र आ रहा है, ये ब्रेक्सिट में शामिल है। यूके ब्रेक्सिट हो गया है, और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये जो डार्क दिख रहे हैं ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ है। जो भी डार्क हैं ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ है, ये नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ है। यूरोपीय संघ का ये एक नक्शा है, और ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ है, जबकि यूके जो है वो इससे अलग हो चुका है। यूके और ये एरिया जो है ये इससे अलग हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस न्यू टॉपिक को जो सीबीएसई ने आपकी 12th क्लास में डाला है फर्स्ट बुक में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है इसमें जानकारी मिली होगी ब्रेक्सिट के बारे में। तो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।